आपका दूसरा लेक्चर है, जो कि आपने सिलेबस के जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था उसमें मैंने बात की थी कि आपकी जो बुक 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है प्रोज का। आज हम सीखेंगे कि प्रोज क्या है और आपकी इस प्रोज लिस्ट में पहला प्रोज आप कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, किस राइटर का है, उसका लाइफ पीरियड कितना था, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या कारनामे किए, ये उसकी कौन सी बुक्स है, उसके कौन से काम से उठाकर आपके सिलेबस में एक चैप्टर शामिल किया गया है और इसमें से आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आज हम जाते हैं प्रोज की तरफ कि लिटरेचर की एक किस्म जो कि प्रोज है। एक उसका जब हम लिटरेचर के जनरल्स को देखते हैं, लिटरेचर के टाइप्स को देखते हैं, तो उसमें से हमें जो एक टाइप मिलती है उसकी, वो मिलती है प्रोज। जिस तरह कि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा, प्ले पढ़े, इसके अलावा आपने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी और आपने पोइट्री का सेक्शन भी क्लियर किया, तो वो भी लिटरेचर का हिस्सा है। और इसी तरह जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपने जो पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो कौन कौन से हैं, प्रोज, हीरोज। तो प्रोज की डेफिनेशन के ऊपर आज हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रोज होता क्या है। प्रोज बेसिकली रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर प्रोज इस साइड पे है तो पोइट्री इस साइड पे है। मीन टू से कि एक दूसरे की अपोजिशन में आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि लिटरेचर की दोनों काइंड्स हैं, दो बेसिक काइंड्स हैं, एक है प्रोज और दूसरी है पोइट्री। बात क्लियर हो गई। अब हम प्रोज और पोइट्री, जिस तरह के उर्दू अदब में नसर और शायरी, इसी तरह प्रोज और पोइट्री। फिर हम प्रोज की जब हम डेफिनेशन को देखेंगे तो वो क्या है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ राइटिंग विदाउट राइम एंड रिदम। एक ऐसी जारी तहरीर, एक ऐसी तहरीर और एक ऐसा राइटिंग पीस कि जिसमें कोई बहर नहीं है, कोई वजन नहीं है, मतलब कि कोई उसमें रदीफ, कोई काफिया नहीं है। जैसे कि हम जब पोइट्री को देखते हैं तो उसमें एक जो फर्स्ट स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा का लास्ट वर्ड भी वही होगा, थर्ड का भी वही होगा, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि पोइट्री लाइंस में हमने किस चीज का ख्याल रखना था, राइम और रिदम का ख्याल रखना होता है। जब हम प्रोज की तरफ आते हैं तो ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ राइटिंग है, जिसके अंदर ये लिमिटेशन हमें नहीं मिलती, जिसके अंदर हमें ये कैद नहीं मिलती कि हमने किस तरह से पोइट्री की कोई कुयूद हमें नहीं मिलती, कोई लिमिटेशन नहीं मिलती हमें पोइट्री जैसी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोज इज अ रेसिप्रोकल पीस ऑफ राइटिंग, रेसिप्रोकल टाइप ऑफ अगेंस्ट द पोइट्री, कि अगर हम प्रोज को देखते हैं तो वो हमें पोइट्री की जिद में मिलता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर आपकी बुक में प्रोज के 10 चैप्टर्स हैं। मीन टू से कि प्रोज में एक टॉपिक है, राइटर कोई भी हो सकता है, उसने अपनी मर्जी का जो उसका फील्ड वर्क है, जिसमें उसने पढ़ा हुआ है, वहीं से उसका पीस ऑफ राइटिंग उठा के यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और फिर स्टूडेंट्स आपने इस चीज को भी देखना है कि जब हम प्रोज का पहला चैप्टर जो कि द डाइंग सन है, उसको जब हम रीड करेंगे और उसको जब मैं आपके सामने रखूंगी तो आपने फोकस करना है उसकी रीडिंग के दौरान किस चीज को, उसके मेन वर्ड्स को, उसके न्यू वर्ड्स को, कि जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं उनको आपने फोकस में रखना है। फिर दूसरी बात एक और कि आपने क्या करना है उसमें कि जब आप पढ़ेंगे उसे तो उसमें रिलेशन, उसकी जो कनेक्टिविटी है, जिस तरह से वो एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, इस चीज को भी आपने क्या करना है, मद्देनजर रखना है। सो आपका जो आज फर्स्ट चैप्टर है प्रोज में से वो है द डाइंग सन। अब इसका राइटर कौन था, इसका राइटर था सर जेम्स ऑक्सफोर्ड जीन्स। इसका जो राइटर है उसका लाइफ पीरियड क्या है, मतलब कि वो किस दौर से लेकर, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक काम करता रहा, या उसका जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो है 1877 टू 1946। 1877 टू 1946 इसमें इसने बेशुमार काम किए। इसमें सर जेम्स जीन्स बहुत बड़ा ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट था, मैथमेटिशियन था। उसका जो वर्क है वो हमें एस्ट्रोनॉमी पे मिलता है, फिजिक्स की फील्ड में मिलता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलता है। अब
जब वो ब्रिटिश था तो ऑब्वियसली उसका इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड था, उसका जो वे ऑफ राइटिंग था वो इतना इंप्रेसिव था, उसमें ऐसे वर्ड्स थे, उसमें इतनी अट्रैक्शन थी कि वो आपके सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया। बहुत बड़ा राइटर है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और जो एक्टिविटी है उसमें भी मैं आपसे पूछूंगी, मैं राइटर के ऊपर भी एक्टिविटी करवाती हूँ बच्चों को। द डाइंग सन, सर जेम्स हॉपवर्ड जीन्स, ठीक है। अबाउट द ऑथर आपको मिल गया कि एस्ट्रोनॉमर था, एस्ट्रोनॉमर मीन उसने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बड़ा काम किया, फिजिक्स के ऊपर उसका बड़ा काम किया मतलब, और इसके साथ साथ मैथमेटिशियन था। आपकी बुक में जो आप ये चैप्टर है इसका द डाइंग सन, अब जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो हमें पहले से पता चल गया द डाइंग सन, यहाँ पे डाई का मतलब उसकी पोजीशन, सूरज की पोजीशन है कि जब वो सेटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, मीन टू से कि जब वो डूब रहा होता है, गुरूब होता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज। फिर जब हम इसी टर्म को देखते हैं, देखें डाइंग का हम यहाँ पे एक मतलब नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ये टर्म यूज हुई है। टर्म से मुराद ये होता है कि उसका सेंटेंस के अंदर उसका कंटेक्चुअल मीनिंग बनता है। अब हम अगर डाई को देखें तो मरना, कॉमन जो उसका मीनिंग हम लेते हैं वो मरना लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे डाई का मतलब मरना नहीं है, यहाँ पे डाई का मतलब है डिवाइड इनटू द पीसेस इन सेटिंग पोजीशन, गुरूब होता हुआ सूरज, ब्रोकन इन पीसेस, टूटता हुआ सूरज, ठीक है। उसमें जो इस एसे का, इस प्रोज में से जो आपका पहला चैप्टर है उसका जो ये नाम रखा, इसके ऊपर भी बड़ी एक साइंस है। उसकी साइंस क्या है कि जब हम देखते हैं द डाइंग सन को तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि टूटता फूटता सूरज, ठीक है। और ये इसका एक साइंटिफिक चैप्टर है। साइंटिफिक चैप्टर से मुराद ये कि इसने एक बुक लिखी 1930 में, वो पब्लिश हुई। उस बुक का नाम था द मिस्टीरियस यूनिवर्स, पुरस्कार कायनात के। उसने जब एस्ट्रोफिजिक्स था, आपको मैंने पहले बताया है, सितारों के ऊपर फिजिक्स आप पढ़ते हैं, आपको पता है कि उसमें कौन कौन से फील्ड डिस्कस होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जब उसने अपना काम किया तो फिर मिस्टीरियस यूनिवर्स उसने एक बुक लिखी। उस बुक में वो क्या चीज देखता है, वो यूनिवर्स को देखता है, उस यूनिवर्स की डिवीजन को देखता है, वो इस प्लैनेटरी सिस्टम को देखता है, वो पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे सितारों के ऊपर उसकी तहकीक है, बहुत सारा उसका रिसर्च वर्क मिलता है हमें। इस तरह का बहुत सारे उसने साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारे काम किए। लेकिन जब हम द डाइंग सन को देखते हैं तो इस चैप्टर में उसने क्या डिस्कस किया, इस चैप्टर में उसने डिस्कस किया वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स। क्या डिस्कस किया? यूनिवर्स को डिस्कस किया कि ये कायनात कितनी बड़ी है, इसकी वुसअतें कितनी हैं, कितने सितारे हैं, कितने सियारे हैं, कौन कौन से इसके अंदर सिस्टम है। तो ये सारी चीजें इसने डिस्कस की। फिर जो दूसरा पॉइंट है इसका वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फिर उसने ये देखा कि अगर यूनिवर्स इतनी बड़ी है, उसमें से एक सोलर सिस्टम है जिसे हम निज़ाम शमसी के नाम से जानते हैं, जिनमें से अर्थ भी एक है, आपको पता है ना इस चीज का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कि उस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में एक अर्थ ही क्यों है कि जिसके ऊपर लाइफ है, इसके ऊपर उसकी रिसर्च है। इस चैप्टर में आप इस चैप्टर में ये सारी चीजें देखेंगे। जब टेम्परेचर ऑफ अर्थ, फिर उसने जो बात की तीसरे पोर्शन में जाके वो ये बात की कि टेम्परेचर किस तरह से हॉट से कूल की तरफ आया। मीन टू से कि जो इसने ये स्टेप्स गुजारे, जो ये स्टेप्स गुजार के आया, जो ये स्टेप्स फॉलो किए, जैसे कि आप जानते हैं इस चीज को कि पहले जो जमीन का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था और आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर क्या आई, कमी आई, ये कूल होता गया। ये तो इसके थे मेन पॉइंट्स। अब जब आप बुक खोलेंगे, बुक खोल के आपने रीडिंग करनी है और मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। सर जेम्स जीन्स द डाइंग सन के पहले पैराग्राफ में इस चीज को लिखता है, इस चीज को बयान करता है कि द यूनिवर्स इज टू मच वास्ट, कि ये कायनात बहुत वसी है। और फिर बातें करते करते वो इस पॉइंट पे आता है कि जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज टू मच वास्ट, फिर वो कहता है कि यूनिवर्स की वुसअत को हम किसी भी तरह क्या नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते कि वो कितनी वसी है। लेकिन उसने एक उसने सिमिलाइज्ड किया इस चीज को, उसने किसी दूसरी चीज की मिसाल दी। यहाँ पे उसने मिसाल दी कि जिस तरह पूरी दुनिया के साहिल के ऊपर जो रेत है, पूरी दुनिया के साहिलों पे जो रेत है, उस रेत की मानित इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सितारे हैं। अब आपको मेरी बात समझ आई? उसने यूनिवर्स के वास्टनेस के लिए हमें मिसाल दी है रेत के जर्रों की। और आप खुद सोचें स्टूडेंट्स कि क्या आप रेत के जर्रों को मेजर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो इतनी एक मुट्ठी जो रेत है उसको भी मेजर नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो वो ये कहता है कि काउंटनेस ऑफ अ स्टार इज टू मच टफ, टू मच डिफिकल्ट, इट सीम इम्पॉसिबल फॉर अस टू काउंट द स्टार्स और प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। वो ये कहता है कि यूनिवर्स की अगर हम देखें, वुसअत को देखें, तो हमें
ये जो जमीन, ये जो सितारे हैं, ये इतने ज़्यादा मिलते हैं कि हम इनको नहीं देख सकते, या हम इनको अगर देख भी सकते हैं तो हम इन्हें मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, और काउंट नहीं कर सकते। फिर उसने जो बात की, फिर वो ये कहता है कि कभी कभी ये तो बहुत बिग बैंग थ्योरी की भी थोड़ी सी यहाँ पे उसने बात की। तो स्टूडेंट्स, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक अलग से एक इमेजिनेशन क्रिएट की। इमेजिनेशन ऐसे क्रिएट की, जब आप इसे सुने, उसने ये कहा कि जो सूरज है ये बहुत बड़ा सितारा है। उसने इसे सियारा नहीं कहा, सितारा है। फिर आपको ये भी पता है, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये पता है कि हर एक चीज के अंदर हमें क्या मिलती है, वेव्स मिलती हैं, टाइड्स मिलती हैं। वहां यहाँ पे इस चैप्टर में उसने जो वर्ड यूज किया वो टाइड्स यूज किया है, कि लहरें, ठीक है, उनके अंदर से लहरें निकली। और फिर वो ये कहता है कि सूरज के अंदर अट्रैक्शन थी, वो हर एक चीज को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अब उसने ये कहा कि जो सूरज के गिर्द जितने पे सितारे और थे, उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया। और वो ये कहता है कि इट इज अ रेयर इवेंट ऑफ द यूनिवर्स, के पूरी कायनात में ये बहुत ही इनफ्रीक्वेंट इवेंट है, मतलब आम इवेंट नहीं है, बहुत ही नायाब इवेंट है कि कभी ऐसा हो कि इतनी वास्ट यूनिवर्स में से एक सितारा आए और दूसरे से टकराए। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इसके सिमिलाइज करता है इसको ओशन के साथ। वो कहता है कि जिस तरह समंदर में अगर हम बहरी जहाज चल रहे हैं तो वो एक दूसरे से मीलों फासले पर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिट्रैक होने की वजह से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस तरह उसने कहा कि जो जब ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की तरफ में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ, वो ये कह रहा है कि इसी तरह जब सूरज था, उसने क्या किया, लहरें पैदा हुई उसके अंदर, बहुत सारे जो सियारे हैं, सितारे हैं, वो उसके साथ आके अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ आए। जब वो उसकी तरफ आए तो आते आते उन्होंने क्या किया, सूरज के ऊपर एक बहुत बड़ा माउंटेन बनाना शुरू कर दिया, मतलब अपनी रेज के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता वो जब दोबारा से पीछे गए, उन्होंने जब पुल बैक किया, तो वो जो माउंटेन बना हुआ था, वो माउंटेन टूट के टुकड़ों में बट गया। मेन टू से वो जो माउंटेन था, वो उस रेडिएशन के साथ, वो जो अट्रैक्शन थी, वो जब रिपेल हुई तो फिर क्या हुआ कि वो टुकड़ों में बट गया। वो ये जो टुकड़े हैं, वो कहता है कि ये जो टुकड़े हैं जो सूरज के ऊपर, जब हमने क्या कह रही हूं मैं, कि सूरज के ऊपर क्या बना, माउंटेन बना, ठीक है। ये जो माउंटेन है जब भी टूटा, लेकिन सूरज की अट्रैक्शन की वजह से ही ये इसके गिर्द घूमने लगा। मतलब हर एक ऑर्बिट में हमें एक एक प्लैनेट नजर आता है ना, वो ये कहता है कि इस तरह से प्लैनेटरी सिस्टम बना। फिर वो ये कहता है कि जब ये प्लैनेटरी सिस्टम बन गया तो इसके ये जो क्या थे, सैयारे थे, ये जो प्लैनेट्स थे, ये इतने ज्यादा गर्म थे, इनके अंदर इतना टेम्परेचर था कि इनकी जो इमेजिनेशन है, या इनको हम किसी भी तरह से क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते उनकी हीट को। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ सैयारे ठंडा होने शुरू होंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्लूटो का जो टेम्परेचर है वो लो है। इसी तरह हम जब देखते हैं अर्थ को, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, कम होता गया। वो कहता है कि जब टेम्परेचर कम हुआ तो फिर इसके ऊपर लाइफ आई, वहां पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। फिर वो ये कहता है कि उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, वो ह्यूमन की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि उस वक्त के जो ह्यूमन थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसा एक जानदार प्रोड्यूस करके मर जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो 3rd-4th पैराग्राफ में जाता है, आप रीडिंग करेंगे आपको ये बातें समझ आएंगी। तो वो ये कहता है कि इसी तरह फिर उनके अंदर इमोशंस आए, उन्होंने अपने रिलीजन बनाए और वो अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने लगे। उनके अंदर एम्बिशंस आई, डिजायर आई, उनका एक टास्क बना। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है। बात क्लियर हो गई। फिर उसका 3rd पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ अर्थ। वो कहता है कि ये जो सैयारे हैं, इनमें से जो जमीन है उसका टेम्परेचर, वो ये कहता है कि ये पूरी जो जमीन है हमारी, आपको भी ये बात पता है, साइंस के स्टूडेंट्स को ये पता है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी कॉमनली ये इंफॉर्मेशन होती है। वो ये कहता है कि स्पेसिफिक बेल्ट है, क्या है, स्पेसिफिक और नैरो बेल्ट है, जिसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है। मीन टू से कि जब हम इस जमीन को बहुत अंदर से देखते हैं, आपको भी पता है कि जमीन को जब हम बहुत अंदर से देखते हैं तो हम क्या है, बहुत ज्यादा ये क्या है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर हाई है। जब हम इस जमीन के इस क्या कहते हैं इसको, लिमिटेशन से, जमीन के स्फीयर से जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। सर जेम्स हिंच यहाँ पे ये कहता है कि जब हम जमीन के नैरो बेल्ट में ही रहेंगे, जमीन के नैरो बेल्ट में रहेंगे तो हम तभी जिंदा रह सकते हैं।
टेम्परेचर अर्थ का यहाँ पे मॉडरेट है, मीन टू से ना इस जमीन के अहाते से बाहर और ना इस जमीन के बहुत ज्यादा अंदर, जैसे कि हम रह रहे हैं। फिर वो ये कहता है कि जब हम इस जमीन से बाहर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, वुड बी फ्रोजन, हम बिल्कुल मुंजमद हो जाएंगे। और जब हम इस जमीन के इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा कि हम क्या हो जाएंगे, वी वुड बी मेल्ट देयर, वी वुड बी बर्न्ड अप देयर, कि हम वहां पे बिल्कुल जल जाएंगे, हम वहां पे जाके बिल्कुल फना हो जाएंगे। तो इस तरह से उसने ये कहा द डाइंग सन में। डाइंग सन आपको पता चल गया, ये पूरी जो प्लैनेटरी सिस्टम है इसके ऊपर उसने बात की। फिर उसने ये कहा कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मॉडरेट जस्ट द मिड ऑफ द अर्थ स्फीयर, कि जब हम जमीन के स्फीयर को देखते हैं उसके दरमियानी, उसके मुतवस्सित पोजीशन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, मॉडरेट है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, और यहाँ पे हमारी जिंदगी क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। यही बात है इस चैप्टर में। और इसके साथ साथ आपने इस चैप्टर के अंदर जो न्यू वर्ड्स हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप ऑफिस से वो नोट्स ले लें। उसमें मैंने आप ये जो न्यू वर्ड्स हैं इनको टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्लेन किया है, उनके इजी मीनिंग आपको दिए हैं, और जब वो उन मीनिंग्स को फॉलो करते हुए जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे आपको इसका कंसेप्ट मिलेगा। उसके बाद जो एक्टिविटी है वो आपने करनी है, और एक्टिविटी भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि आपने इस चैप्टर के पॉसिबल क्वेश्चंस बनाने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने हैं, और उनकी असाइनमेंट सबमिट करवानी है ग्रुप में। स्टे सेफ, स्टे होम।